normally known as Tendermint, and I am also a community lead at Flutter Karachi. With me today is another GDE from Pakistan, so probably there are only 2 GDEs from Flutter from Pakistan. So the other one is here with us, and we both are going to show you how you can create complete, running apps, end-to-end running apps using Flutter and Firebase. So Sakina is the first female Flutter GDE from Pakistan. She is leading a company known as ReacTree. She is the CEO and co-founder for that. And she's also a core member at Flutter Karachi. So let's just begin. And just solution challenge ke liye, I'll just like what we have today is it's consist of basically 2 parts. So the first part, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि what is mobile development, कितने तरह की होती है, why Flutter के थोड़े से terms, थोड़ी technical aspects, and then part 2 में Sakina will show you some live code and she'll show you कि हम कैसे Flutter को Firebase से connect कर सकते हैं. तो basically पूरा जो full complete idea है वो ये है कि you should be able to create solutions using Flutter. तो solution बनाने के लिए you ideally go to a database or backend developer. तो हम उसको cover करने के लिए for small scale applications like prototypes or MVPs और इस तरह की applications के लिए we show the Flutter and Firebase part so that you can stand alone, create complete apps, working apps end to end. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली मोबाइल डेवलपमेंट 3 तरह की होती है. बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी पता होगा कि नेटिव होती है, हाइब्रिड होती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है. अच्छा, ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ये मैं बहुत जल्दी कवर करूंगा. विद इन 10 to 15 मिनट्स हम इसको खत्म कर देंगे सो दैट यू कैन सी एक्चुअली लाइव कोड इन एक्शन. तो सकीना जो आपको दिखाएंगी. सो ऑल ऑफ दिस थ्योरी स्टफ अगर ये थोड़ा सा समझ में नहीं भी आए या निकल भी जाए थोड़ा सा तो टेंशन नहीं है. आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हम इसको रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करेंगे और हम कुछ लिंक्स प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आप सीख सकते हैं. अभी किसी ने हाथ रेस किया सो क्वेश्चंस एट द एंड. आई डोंट नो इफ देयर इज अ लायबिलिटी फॉर क्वेश्चंस एट द एंड, बट ये ऑर्गेनाइजर्स बताएंगे. बट एट द एंड हम सब चीज़ें लेंगे. अगर आपको कुछ विद इन दी टॉक कुछ पूछना हो फौरन तो वो मैसेज में लिख देना. आई हैव द मैसेज विंडो ओपन एट माई हैंड. तो वहाँ पे मैं देख के अगर वो क्वेश्चन मुझे ठीक लगेगा तो मैं उसी वक्त विद इन द टॉक रिप्लाई कर दूंगा. तो जल्दी इसको लेके चलते हैं. 3 तरह की क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, 3 तरह की मोबाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ना आज की दुनिया में, और वो है नेटिव, क्रॉस प्लेटफॉर्म और हाइब्रिड. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा. तो लेट्स जस्ट गो थ्रू देम वेरी क्विकली. नेटिव होती है 1-to-1, सिंगल प्लेटफॉर्म, 1 कोड बेस फॉर 1 आर्किटेक्चर, और ये होती है सबसे ज्यादा पावरफुल. सो माइंडेड, कभी भी आपसे कोई भी बोले कि भाई नेटिव बेहतर है या क्रॉस प्लेटफॉर्म बेहतर है, तो यू डोंट कंपेयर देम. यू ऑलवेज कंपेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म टू क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड यू ऑलवेज कंपेयर नेटिव टू नेटिव. आप कभी भी नेटिव को क्रॉस प्लेटफॉर्म से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज क्रॉस प्लेटफॉर्म बना ही नेटिव के ऊपर है. सो इट ऑलवेज यूजेस द नेटिव आर्किटेक्चर. वो सिर्फ एक लेयर है. ठीक है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म के अपने फायदे हैं, वो उसकी अपनी फिजिबिलिटीज हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है दिन ब दिन. तो आप क्रॉस प्लेटफॉर्म लर्न करते हैं बिल्कुल. उसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसकी वजह से आप उसको वो सीखते हैं बिकॉज उससे आपकी कॉस्ट निकलती है, आपका उससे टाइम बचता है. तो ये सब चीजें हैं, बट यू कैन नॉट कंपेयर इट विद नेटिव. नेटिव इज द मोस्ट पावरफुल बिकॉज वो सिंगल आर्किटेक्चर के लिए होता है. एक कोड बेस एक आर्किटेक्चर के लिए आपको हर चीज रेडीली अवेलेबल होती है. एंड यू कैन सी दैट एंड्रॉयड में जावा में कोड करते हैं, iOS में स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी में कोड करते हैं, वेब में इस तरह HTML में कोड करते हैं. तो ये सिंगल प्लेटफॉर्म सिंगल कोड बेस होता है. हाइब्रिड में, अच्छा हाइब्रिड आया क्यों? सो दैट वेबसाइट्स जो हैं वो कंप्लीट मोबाइल ऐप्स बन जाएं. मतलब चलती हुई वेबसाइट सीधी एक शेल के अंदर, नेटिव शेल के अंदर वेबसाइट. तो आपने कुछ एप्लीकेशंस देखी होंगी जो थोड़ी सी जिटरी होती हैं, थोड़ा सा वेब वाला फील आ रहा होता है, बट वो होती मोबाइल एप्लीकेशंस है. तो वो होती हैं हाइब्रिड. और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि वही वेब व्यू पूरा का पूरा आपने मोबाइल के नेटिव शेल में खोल दिया. उसकी कुछ लिमिटेशंस थी शुरू में. हम जो है वो बहुत हार्डवेयर स्पेसिफिक फीचर्स एक्सेस नहीं कर पाते, थोड़ी सी स्लो होती है एप्लीकेशंस.
ठीक है। तो बट फायदा ये था कि आज 4 साल पहले या कुछ जब से क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं आई थी, उस वक्त फायदा ये था कि all the websites that were there, all the web developers that were there, they used their single JavaScript code base to create apps for mobile, Android and iOS. तो ये बहुत बड़ा फायदा था उस वक्त। अब चूंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म आ गया, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म इज सिंगल कोड बेस, मल्टी प्लेटफॉर्म और नेटिवली कंपाइल्ड एप्स। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म इज नेटिव कंपाइल्ड एप्स, इट्स नॉट अ रैपर, इट्स नॉट वेब व्यू, इट्स अ कंप्लीट नेटिव एप्स। 90-95% तक एक्यूरेसी तक पहुंच चुकी है दुनिया आज क्रॉस प्लेटफॉर्म में। सो इट्स वेरी नियर टू नेटिव फील और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। और इसमें आप लोगों ने नाम सुने होंगे, ज़ैमरिन का, रिएक्ट नेटिव बहुत मशहूर है, फ्लटर है। तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट इंट्रो। अच्छा, हम फ्लटर क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म स्टैक? सही है, हम फ्लटर को क्यों इतना प्रेफर कर रहे हैं, उसकी वजह हम बता देते हैं आपको। बहुत सारी डेफिनेशन फ्लटर की आई हैं दुनिया में, गूगल ने अपनी डेफिनेशन भी दी है। तो जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने सीखा फ्लटर से, तो आई केम अप विद दिस वन गुड डेफिनेशन, जिसको हम कहते हैं लिटरल क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई टूलकिट। तो लिटरल क्रॉस प्लेटफॉर्म या लिटरल मल्टी प्लेटफॉर्म, जो भी आप बोलना चाहें। अच्छा, इसमें लिटरल का वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि जब भी आप मोबाइल डेवलपमेंट या क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में बात करते आए हैं हमेशा से, तो हमेशा ये बात होती थी कि भाई एंड्रॉयड और आईओएस। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म, अक्रॉस ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। तो फ्लटर इज लिटरल क्रॉस प्लेटफॉर्म बिकॉज यू कैन कंपाइल natively for all of these platforms mentioned: Android, iOS, web, Windows, macOS, Linux, embedded, even for Arduino. तो ये सब प्लेटफॉर्म्स फ्लटर आपको देती है और नेटिवली कंपाइल्ड एप्स देती है। Whereas Xamarin और React Native आपको सिर्फ Android और iOS देती थी। React Native ऑब्वियसली उसके पास जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट की वजह से वेबसाइट भी होती थी, बट React Native जो प्लेटफॉर्म है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर एंड्रॉइड। तो जब भी हम फ्लटर की बात करते हैं, तो हम फ्लटर क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज it is actually cross platform, it is one code base, single code base, and it compiles for all the platforms that are mentioned here. और अभी वेब स्टेबल में आ गई है, विंडोज स्टेबल में आ गई, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये बाकी प्लेटफॉर्म भी स्टेबल हो जाएंगे। फ्लटर पे काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो विद इन द टाइम ऑल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स विल बी स्टेबल इन द फ्यूचर। फ्लटर इज फास्ट, फ्लटर इट रन्स लाइक games because it runs on GPU. तो अगर किसी ने रिसर्च करनी जाके, तो you should go and Google about Skia, the Flutter graphics engine. तो मोबाइल के GPU को इस्तेमाल करता है, इस वजह से वेरी फास्ट है, वेरी सीमलेस है और पिक्सल परफेक्ट है because it runs like games. It renders its own UI. तो आपके पास पूरा UI पे कंट्रोल होता है कि आप एक एक पिक्सल UI का पेंट कर सकते हैं खुद। इट इज नॉट कोई भी ऐसा एरिया नहीं है एप्लीकेशन की स्क्रीन में जो आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो। इट इज ऑल सीमलेस। इट इज प्रॉमिसिंग हॉट रीलोड। अच्छा, प्रॉमिसिंग हॉट रीलोड का भी आपको जब सकीना डेमो देंगी, यू विल सी सम लाइव कोडिंग, तो आप उसमें हॉट रीलोड को एक्सपीरियंस करेंगे कितना फास्ट है और कितनी जल्दी जल्दी जो है वो फॉरन चीजें लोड होती हैं। इट इज हायर इन परफॉर्मेंस दैन अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म्स ऑब्वियसली, एंड इट्स बैक्ड बाय गूगल। तो गूगल, अगर आपको डार्ट के बारे में नहीं पता तो डार्ट जरूर पढ़िएगा आप। डार्ट इज द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन फ्लटर, और डार्ट बहुत पुरानी लैंग्वेज है। इट्स ओरिजिनेटेड बैक इन 2011, तो काफी पुरानी लैंग्वेज है, काफी स्टेबल लैंग्वेज है, और गूगल ने बहुत स्टेबल करने के बाद फ्लटर लॉन्च की है। फ्लटर could have been there in 2011 maybe, but Google stabilized the language, and then तो वो काफी backed by Google है और काफी हद तक strong है। तो it has a future. फ्लटर बेसिक्स पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले यू कैन जस्ट गो टू दिस लिंक एंड गेट स्टार्टेड। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी सारी पूरे स्टेप्स मौजूद हैं। यू जस्ट डाउनलोड एंड एक्सट्रैक्ट एंड सेव द एनवायरनमेंट वेरिएबल, अपडेट करें, एंड देन यू कैन यूज स्टार्ट यूजिंग फ्लटर ऑन योर सिस्टम। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, यू कैन जस्ट गो एंड लुक एट दैट। आपके पास IntelliJ है या VS Code है। VS Code इज अ टॉप रेटेड IDE फॉर फ्लटर इन द कम्युनिटी, और VS Code के बहुत ज़बरदस्त प्लगइन्स भी आए हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है वो डेवलपर एक्सपीरियंस है VS Code के साथ। तो दीज आर द टॉप 2 IDEs दैट वी यूजुअली यूज। मैं IntelliJ यूज करता हूँ, सो इट्स दीज बोथ आर वेरी पॉपुलर फॉर देम।
अच्छा, ऑफिशियल कोड लैब्स इनिशियल लर्निंग के लिए आपको कुछ इनिशियल फ्लटर की लर्निंग करनी है, कुछ आर्किटेक्चर सीखना है या बेसिक चीजें सीखनी है कि भाई यूआई कैसे बनाते हैं, बटन कैसे बनाते हैं. सो द बेस्ट प्लेस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड द ऑफिशियल कोड लैब्स. इसके अलावा आप यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं. यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट एज वेल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पर्सन यू आर. अगर आप यूट्यूब वाले बंदे हैं या आप जो है वो यूडेमी वाले बंदे हैं, तो यू कैन गो देयर एज वेल. ये कोड लैब्स का लिंक है, यू विल गेट ऑल ऑफ दैट. मैं सब चैट में पेस्ट कर दूंगा. व्हेन सकीना विल बी गिविंग द डेमो, उस वक्त मैं सब चीजें चैट में पेस्ट कर दूंगा. अच्छा, ये सब रिसोर्सेज हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द वेरी एडवांस. ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी. यू कैन गो फॉर लर्निंग द यूआई, बिल्डिंग नेविगेशंस, अदर रिसोर्सेज, डिजाइनिंग अ फ्लटर यूआई, टेस्टिंग, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड, सब आपको मिलेगा यहाँ पे. ये सब ऑफिशियल फ्लटर की वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट्स हैं. अच्छा, सिंपल 3 तरह के बहुत बहुत मेजर विजेट्स हैं जो आप ज्यादा यूज करेंगे दुनिया में, फ्लटर की दुनिया में. तो वो है कॉलम, रोज, लिस्ट व्यूज, लिस्ट स्टाइल्स. ये बहुत ज्यादा मैं भी यूज करता हूँ, सब लोग यूज करते हैं. तो कॉलम इज समथिंग विच अरेंजेस योर विजेट्स वर्टिकली. तो अगर आपको एक के ऊपर एक विजेट चाहिए वर्टिकली डाउन द स्क्रीन, तो आप कॉलम यूज करेंगे. ये सब आपको भी जब सकीना डेमो देंगे आप सबको ये सब आप एक्शन में देखेंगे. रो में क्या होता है कि आप रो के अंदर एलिमेंट्स जो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन होते हैं. स्क्रॉल लिस्ट व्यू जो होता है वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता है. आप लिस्ट व्यू में जो भी चिल्ड्रन डालेंगे, जो भी आप मटेरियल डालेंगे, विजेट्स डालेंगे, वो सब स्क्रॉलेबल हो जाएंगे खुद ही से. तो लिस्ट व्यू इज अ सिंपल होमोजीनियस एलिमेंट्स का स्क्रॉल. लिस्ट स्टाइल इज वेरी पॉपुलर, वेरी फेवरेट विजेट, और बहुत ज्यादा जो है यूज होता है. इट्स लाइक दिस, जिस तरह ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है. इसकी एक पार्ट है जो कि लेफ्ट साइड पे होता है, एक पार्ट राइट साइड पे होता है, बीच में कुछ टाइटल और सब टाइटल जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर. सो ये सब आपको गूगल पे, ये सब आपको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी. इसकी डॉक्यूमेंटेशन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आपको कभी यूआई बनानी हो और आपको याद रखना हो कि भाई मुझे एक के ऊपर एक विजेट्स लगाने हैं तो मैं कैसे करूंगा, तो दिस इज हाउ यू डू इट. अच्छा, तो ये देखें 4 लाइन का कोड लिखा है, 5 लाइन का कोड, और उससे ये ब्यूटीफुल सी अच्छी सी यूआई बन गई है. तो ये है वो लिस्ट स्टाइल जिसके बारे में आपको बता रहा था पिछली स्लाइड में. इट हैज समथिंग ऑन द राइट एंड समथिंग ऑन द लेफ्ट एंड देन दीज 2 विजेट्स. आप देख रहे हैं कि ये टाइटल, सब टाइटल, लीडिंग, ट्रेलिंग, लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टीज हैं. अच्छा, ये थोड़ा सा सिंटेक्स आपको समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू विल बी एबल टू लर्न इट यूजिंग कोड लैब्स और ये सब. तो ये एक लिस्ट स्टाइल है, ये एक विजेट है फ्लटर का. इसके अंदर हमने टेक्स्ट डाल दिए 2. एक शुरू में सर्किल अवतार डाल दिया जिसके अंदर आइकन डाल दिया है, और एक आइकन आगे वाले टाइटल में डाल दिया ट्रेलिंग में. तो देखें सिर्फ 4-5 लाइन का कोड है, और ये सारी फॉर्मेटिंग, स्पेसिंग, स्टाइलिंग, और ये जितनी भी स्पेसेस इसमें आ रहे हैं, पैडिंग आ रही है, सब खुद लेके आया. आई हैव नॉट गिवन एनी स्पेसेस, आई हैव नॉट गिवन एनी, आई हैव नॉट मैंने इसको ये नहीं बताया कि वलीद अरशद जो लिखा हुआ है इसका ये ब्लैक होना चाहिए और ये ग्रे होना चाहिए. ये देखें, इसने खुद सब कुछ लेके आया. सो इस तरह के बहुत सारे विजेट्स फ्लटर में आपको मिलेंगे जो कि पहले से बने हुए हैं और वो मटेरियल डिजाइन से कंप्लाई करते हैं. सो दीज आर ऑल, ये जो जितनी स्पेसिंग यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जितनी स्पेसिंग यहाँ नजर आ रही है, ये सब मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, बिकॉज फ्लटर इम्प्लिसिटली सपोर्ट्स मटेरियल डिजाइन. तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये जो लिस्ट मैं बना रहा हूँ क्या ये स्पेस वाइज, ये गाइडलाइंस वाइज ठीक है, नहीं है. बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक होगा, बिकॉज ये फ्लटर के अपने फ्रेमवर्क के अंदर से आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज हाउ पावरफुल इट इज, एंड दिस इज हाउ मच लेस कोड यू नीड टू राइट इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ. इसी तरह ये एक पूरा लिस्ट स्टाइल है जो कि लिस्ट व्यू में रैप हुआ है. ये लिस्ट व्यू यहाँ पे नजर नहीं आ रही बिकॉज ये लिस्ट स्टाइल का कोड है खाली. सो दिस इज हाउ यू कैन गिव सम डेकोरेशन और बॉर्डर रेडियस, और ये इस तरह की चीजें आप इसमें दे सकते हैं. ये भी एक लिस्ट स्टाइल की लिस्ट है. अच्छा, नेक्स्ट चीज हम करेंगे फ्लटर प्लस फायरबेस. सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड ओपन फायरबेस कंसोल फॉर यू टू सी के फायरबेस कंसोल किस तरह का दिखता है. तो देखें, सोल्यूशन फेस्ट का मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना लिया है. उसकी वजह है कि हम ऐड प्रोजेक्ट करेंगे तो वो 1 मिनट लेता है बनने में, वो सारी लोडिंग करता है. तो ऐड प्रोजेक्ट इज सिंपली 2 स्टेप प्रोसेस. आप नेक्स्ट करेंगे, अपना नाम देंगे, और ये आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा फायरबेस कंसोल में. सो यू जस्ट नीड टू गो टू गूगल एंड राइट फायरबेस कंसोल, तो आपको यहाँ फायरबेस में आ जाएगा. अच्छा, ये सब चीजें हमने अपनी अभी जो सकीना डेमो देंगी उसमें ये सब चीजें सकीना बना चुकी हैं. तो जब आप देखेंगे सकीना की स्क्रीन
तो वो यहाँ से स्टार्ट करेंगी। शी विल बी हैविंग अ फायर स्टोर डेटाबेस, वो भी बना हुआ होगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि बनता कैसे है। तो जैसे ही आपने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट किया, सो यू विल सी दिस स्क्रीन। इसमें आप iOS और एंड्रॉयड और वेब की एप्स ऐड कर सकते हैं। जब आप एंड्रॉयड ऐप ऐड करेंगे तो आप एंड्रॉयड में जो है वो आपको यहाँ पे अपना पैकेज का नाम देना होगा। पैकेज का नाम आपको बिल्ड ग्रेडल फाइल से मिल जाएगा। अच्छा, ये सब स्टेप्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब स्टेप्स आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, यूट्यूब वीडियोस में, आर्टिकल में, सब जगह मिल जाएंगे। तो इसीलिए हमने आज के इस पूरी टॉक में ये सब सेटअप आपके लिए पहले से करके रखा हुआ है। हम सिर्फ आपको कोडिंग करना दिखाएंगे कि हम फायरबेस को एक्चुअली कॉल कैसे करते हैं, डेटाबेस में एंट्री कैसे करते हैं, डेटाबेस से रिट्रीव कैसे करते हैं। हम एक्चुअली वो काम करके आपको दिखाएंगे, बिकॉज ये काम सब सेटअप वाला काम है, ये सब में टाइम लगता है और उसमें कुछ एरर्स आते हैं वो आपको रिजॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो और ये चीजें अपडेट होती रहती है, तो इसलिए हमने ये सब पहले से करके रखा हुआ है। सो दिस इज हाउ यू विल ऐड योर एंड्रॉयड एंड iOS एप्स। अच्छा, मेन जो काम आज हम करेंगे वो करेंगे ये फायर स्टोर डेटाबेस का। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डेटाबेस, स्टोरेज, होस्टिंग, ये सब चीजें फायरबेस के अंदर मौजूद हैं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू फ्लटर, दिस इज रिलेटेड टू फायरबेस गूगल क्लाउड। ठीक है, इसमें आप ऑथेंटिकेशन में गूगल साइन इन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, रियल टाइम डेटाबेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्लाउड फंक्शंस, अगर आपकी फ्लटर वेब पे काम कर रहे हैं, आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ होस्ट भी कर सकते हैं। और ये कुछ फ्री क्रेडिट्स आपको मिलते हैं शुरू में, हम भी फ्री क्रेडिट्स भी काम करते हैं। तो डेटाबेस में, होस्टिंग में, सब जगह आपको कुछ फ्री आपको कॉल्स, एपीआई कॉल्स, स्टोरेज मिलती है हर जगह से। और इन सब की डॉक्यूमेंटेशन आपको सब जगह मिल जाएगी। फायरबेस फ्लटर की वेब ऐप कैसे होस्ट करते हैं इसकी भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। मशीन लर्निंग अगर आपको कनेक्ट करनी है, ऑल ऑफ दिस इज देयर इनसाइड दिस होल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। इवन आप एंड्रॉयड की ऐप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे भी पब्लिश कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं एक नया डेटाबेस, स्टार्ट एंड टेस्ट मोड, नेक्स्ट करेंगे। ये आप नेक्स्ट कर देंगे, फिर से इनेबल कर देंगे और ये आपको एक नया डेटाबेस बना कर दे देगा। अच्छा, ये काम हम पहले कर चुके हैं, मतलब ये काम जब आपको सकीना की स्क्रीन नजर आएगी ये काम हुआ होगा। मैं आपको सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि फायर स्टोर का डेटाबेस एक क्लिक से बन जाता है, दैट्स इट, उसमें कोई ज्यादा साइंस नहीं है। तो ये काम सकीना ऑलरेडी कर चुकी हैं और जब हम सकीना की स्क्रीन देखेंगे तो ये डेटाबेस बना हुआ होगा। ये सारा सेटअप कर ले और फिर ये बन जाएगा। बेहतरीन। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ डेटाबेस, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे कोई कलेक्शन ऐड नहीं करनी, ये सब थ्रू कोड होगा। यहाँ पे जो भी कलेक्शन ऐड होगी, यहाँ पे जो भी डेटा ऐड होगा वो सब फ्लटर के कोड से ऐड होगा। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ सिंपल डेटाबेस इन फ्लटर, इन फायरबेस। और इसको हम कनेक्ट करेंगे अब फ्लटर से सकीना। अच्छा, जब सकीना की स्क्रीन देखेंगे तब यहाँ पे आपको कुछ डेटा ऑलरेडी नजर आएगा जो कि हमने पहले से आपके लिए ऐड करके रखा हुआ है ताकि यूआई पे कुछ नजर आए। और फिर हम कुछ और चीजें ऐड करेंगे और उनको रिट्रीव करेंगे अपनी फ्लटर की ऐप में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जल्दी जल्दी मैंने सब कवर कर लिया है 10 मिनट के अंदर। अब सकीना की बारी है, दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट, सो गाइस यू नीड टू बी वेरी फोकस ऑन दिस। तो सकीना विल प्रोबब्ली स्टार्ट फ्रॉम हियर, जहाँ पे मैंने छोड़ा है। यहाँ पे कुछ डेटा होगा और देन शी विल शो यू दैट हाउ to connect it. She'll obviously tell you the steps that are needed to connect to Firebase। मतलब एंड्रॉइड में क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको बता देंगी, बट करके नहीं दिखाएंगी बिकॉज उसमें टाइम लगता है, एरर्स आते हैं, गूगल करना पड़ता है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट स्टॉप माय स्क्रीन एंड सकीना यू कैन शेयर योर स्क्रीन। थैंक यू सो मच गाइज, एंड सकीना द स्टेज इज ऑल योर्स। Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you guys are doing well. Thank you for the wonderful introduction, Waleed, and for the wonderful theoretical explanation of how Flutter works, what's Firebase, and what's the power of Flutter and Firebase when they're both combined together. So, without further ado, I am going to share my screen. So just give me a second. Okay, just let me know if the screen is visible. Yes. Okay, awesome. So first things first, let's first talk about what application will we even be looking at in action. So the application that we have coded for you guys is called PenPal. And its essence ये है कि it allows users to sign up with email and password. तो हम लोग Firebase authentication with email and password को भी देख रहे होंगे. And then there's also another ad hoc option that I just added on the go, which is guest login. So if somebody is not,
wanting to go through the entire process of email password registration, they can just quickly log in as a guest and then they can start using the application. So basically इस application में user क्या क्या कर सकते हैं? It's a very basic and simple application जो कि Firebase के crude operations को आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई गई है ताकि आप लोग Firebase integration भी देख सकें Android apps में कैसे होती है और आप लोग crude operations भी programmatically देख सकें कि किस तरह से होती है and how fast and easy it is to achieve all of that stuff. ठीक है? तो user आते हैं login करते हैं whether through email password or guest login and then यहाँ पर हमारे पास कुछ दो tabs हैं. ठीक है? एक tab के अंदर the user can look at all of the snippets that have been posted by users, ठीक है, without actually looking at the explicit details of any user. And then एक दूसरा हमारे पास tab है called profile, जिसमें user सिर्फ अपनी created posts को देख सकता है कि user ने खुद क्या क्या चीजें create की हैं, ठीक है. And then we have another screen which is for obviously creating a post. So you can create a post, everyone will be able to look at them, and then you being the owner of your own post, you can perform specific actions on it, such as you can edit it, you can delete it, and so on and so forth. So सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि Firebase की integration क्या होती है, किस तरह से होती है. सही है? So the first thing that you obviously need to do is you need to go to this console.firebase.google.com. ठीक है? उसमें आप अपना एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिस तरह से वलीद ने आपको करके दिखाया था. ठीक है? उसके अंदर once you have set up your project, उसके बाद आप करेंगे ये कि you obviously need to go to the services that you in fact before the services you will be looking at this page, this dashboard, जहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि currently कौन कौन सी applications यहाँ पर integrate already हुई हैं, and then how you can further create or add another application to your existing Firebase project. So question number 1, can you have more than one projects associated to the same Firebase project? Yes, you absolutely can. करने का तरीका ये होता है कि Android के case में you have to click on Android and you need to set in your application name, which is also known as Android package name over here. What is this? You can find it from your manifest file, which is right here. ठीक है? तो आपने करना ये है कि आप अपनी manifest की फाइल को खोलेंगे, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ टॉप के ऊपर एक पैकेज नेम लिखा हुआ होता है. This is the one that you need to copy and paste over here. ठीक है? फिर एप्लीकेशन का निकनेम आपको रखना है नहीं रखना है, it's completely optional and entirely up to you. Then it is optional for you to add your debug SHA-1. Now what is SHA-1? SHA-1 is a certificate जो आपको यहाँ पर add करना पड़ता है specifically जब आप Google sign in and phone authentication के साथ काम कर रहे होते हैं. ठीक है? अगर आप फिलहाल SHA-1 add नहीं करना चाह रहे, उसके बगैर आप लोग project को set up करके you just want to carry on with your development, then you can do that as well. और फिर बाद में जाकर आप लोग project settings में अपनी SHA-1 भी add कर सकते हैं. ठीक है? So for simplicity's sake, I will not be showing you how you can create your SHA-1. There's a command that you need to run, तो वो बस आप terminal में डालते हैं and you get your debug SHA-1. So let's just enter any dummy package name. ठीक है? We click on register app and it will then prompt you, okay, this is a file that you need to download and incorporate in your Android folder of your Flutter application. तो ये जो Google services.json file आपके पास download होगी, you need to copy and paste this file right over here under the app directory of your Android folder and right over here. ठीक है? इसको as it is उठाकर आपने copy paste कर देना है and that's it. कुछ और नहीं करना. ठीक है? जब आप ये वाली स्टेप कर लेंगे and when you go towards next, तो ये आपको कुछ instructions दिखा रहा होगा that you need to add these lines and some files of your project. तो पहले वाले को देख लेते हैं. The first one is saying कि we need to add Google services का class path in our project level build.gradle. तो ये basically हमारे पास जब भी आप कोई भी project create कर रहे होते हैं, चाहे वो Flutter का हो या चाहे वो native Android का हो, तो आपके पास two Gradle files होती हैं that you actively need to deal with.
एक हमारे पास ऐप लेवल होती है और एक हमारे पास प्रोजेक्ट लेवल होती है. So first, let's have a look at the project level one. ठीक है. So this is the one जो हमारा project level है. Basically, you can find that inside again your Android directory. यहाँ पर build Gradle के नाम से. ठीक है. यहाँ पर as you can see, I have already added this Google Services का class path, so I don't need to do that again. But this is basically letting your application know कि भाई इसके अंदर हम लोगों ने Google Services की कुछ फाइल डाली है, so you need to look that up and आप वहाँ से फिर plugins को download वगैरह करेंगे. ठीक है. So this is what this class path is informing our application to do. Then the other thing that we need to do is this कि हम application level के अंदर हमें ये वाली line डालनी है, which is like we're applying the plugin for Google Services. So if we go towards our app level Gradle file, which you can find under the application directory, you will see that we have our plugins over here listed. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास already कुछ default plugins यहाँ पर list हुए होते हैं, including Contour Android application, Kotlin, and then Flutter का, and then उसके बाद end में आपने जो है Google Services का plugin डाल देना है. Again, if you miss out these steps, तो जब आप Firebase की सिर्फ डिपेंडेंसीज को डालकर एंड फाइल को डालकर जब भी आप अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे या बिल्ड करेंगे तो आपको गूगल सर्विसेज प्लगइन से रिलेटेड कुछ एरर्स आ जाएंगे. तो इससे इवन जस्ट इन केस इफ यू मिस्ड आउट दीज स्टेप्स आपको पता चल जाएगा कि अच्छा सो दीज थिंग्स आर बेसिकली मिसिंग फ्रॉम माय Gradle फाइल्स. ठीक है. सो वंस यू हैव एडेड देम अप एंड जस्ट बाय द वे इधर एक और चीज लिखी हुई है. ठीक है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि you need to import the Firebase VOM. ये नेटिव एंड्रॉइड के लिए ज़रूरी होता है, फ्लटर के अंदर कुछ भी और रिक्वायर्ड नहीं होता. ठीक है. तो इन एसेंस अगर मैं आपको अपना कंप्लीट बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल दिखा भी दूँ तो डिपेंडेंसीज के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है. यहाँ मेरी सिर्फ Kotlin की डिपेंडेंसी डली हुई है, which is another alternative language to Java that you can use to create your native Android applications. एंड दूसरी मेरे पास जो एक डली हुई है डिपेंडेंसी वो है मल्टीटेक्स्ट की. आई एम कमिंग टू दैट लेटर ऑन. सही है. उसके अलावा मैंने कोई बॉम्बिंग वगैरह को कुछ भी इंपोर्ट नहीं कराया बिकॉज यू डोंट नीड टू डू ऑल ऑफ दैट फॉर फ्लटर. सही है. सो वी गो टूवर्ड्स नेक्स्ट एंड देन विल कंटिन्यू टूवर्ड्स आवर कंसोल. सही है. अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि वंस वी हैव टेकन केयर ऑफ द नेसेसरी dependencies and files in our Android application, let's add our dependencies for Flutterfire plugins. So यहाँ पर for the sake of this project we are using only 3 dependencies. One is Firebase core, one is auth, and then Firestore. ठीक है. Auth is for authentication, Firestore is the Firestore database that will be seeing live in action. And Firebase core is like the core of it's the core of Firebase जो आपको import कराना, आपको dependency में include कराना is mandatory if you want to use absolutely any Firebase service because it's all connected and related to Firebase core. ठीक है. तो वो आपको वो necessary interfaces provide कर लेते हैं जिससे आप अपनी Firebase एप्लीकेशन को और अपनी Firebase की सेटिंग्स को आप इनिशियलाइज करा सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन. अच्छा जी. अब यहाँ पर मैं 2 और चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगी. सो फर्स्ट थिंग जो मैंने कहा था कि मल्टीटेक्स्ट जिसके ऊपर मैं अभी आ रही हूँ. सो व्हाट इज मल्टीटेक्स्ट? बेसिकली Android SDK version 21 and onwards is something कि जिसमें आपको मल्टीटेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. इट्स बेसिकली दिस के जो जब आप अपनी डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट के अंदर डाल रहे होते हैं. सही है. तो ऑब्वियसली उसके साथ काफ़ी उसका जो कोड होता है प्लगइन्स एंड पैकेजेस का वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर आ रहा होता है, कंपाइल हो रहा होता है, बिल्ड हो रहा होता है. ठीक है. अब कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं कि बेसिकली नेटिव एंड्रॉइड के अंदर एक चीज स्पेसिफाइड है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स इतना हो सकता है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम बट देयर इज अ नंबर स्पेसिफाइड टू इट. ठीक है. एंड हम लोग जब भी Firebase की डिपेंडेंसीज यहाँ पर डालते हैं तो इट ऑब्वियसली एक्सीड्स दैट काउंट जिसकी वजह से आपको मल्टीटेक्स्ट इनेबल करना पड़ता है. सो इट्स जस्ट enabling multitext is basically
you telling the platform or the system कि भाई for this specific project we need to cross that threshold that you've defined, तो फिर वो उस हिसाब से अपना जो भी multitasking का जो mechanism होता है वो apply वगैरह करके आपका जो भी resultant जो byte code होता है वो उसको within that threshold वो कुछ करके compile कर देता है, ठीक है। तो multitext enable करना, it's not that difficult, you just need to set this flag to true and then यहाँ पर dependency के अंदर you just need to add this implementation, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो कि मैंने भी अभी खुद ही रिसेंटली देखी थी, वो ये है कि अगर आपका min SDK वर्जन 21 एंड अबव है तो आपको जो है यहाँ इम्प्लीमेंटेशन भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू set multitext enabled to true, that's it. Lekin if you're targeting relatively lower versions such as 19 in this case, तो सिर्फ इस line of code से काम नहीं चला था, I was still getting multitext errors, so I had to add this as an implementation over here, ठीक है। Again, how do I know all of this? It's all practice and it's all experience. So you try one thing, you run into an error, you Google it up, you land on Stack Overflow or GitHub, and then you find out that, oh, okay, so this is how it works, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हो गई सेटअप से रिलेटेड। अच्छा, एक और चीज ये है कि हमारे पास जो लेटेस्ट फ्लटर की जो रिलीज है सैयद, वो V2 एम्बेडिंग को बाय डिफॉल्ट टारगेट करती है, ठीक है। तो अगर आप लेटेस्ट रिलीज के ऊपर रहते हुए कोई एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ऑलरेडी जो प्लगइन्स एंड जो आपकी मैनिफेस्ट की फाइल है और जो आपकी थीम्स वगैरह है वो उन सबको V2 के हिसाब से, एंड्रॉइड V2 के हिसाब से इनिशियलाइज एंड कन्फिगर कर लेगा, ठीक है। बट इफ यू आर समवन who has already been working with Flutter for quite some time now and आपके पास पुराने वर्जन के ऊपर आप बेसिकली काम कर रहे हैं, तो उस पुराने वर्जन के ऊपर अगर आप Firebase की लेटेस्ट वर्जन अगर आप इसके अंदर कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ V1 V2 एम्बेडिंग से रिलेटेड ना कुछ एरर्स आना शुरू हो जाएंगे आपके कंसोल के ऊपर, ठीक है। तो करना क्या है, करना यह है कि सबसे पहली बात, यू डोंट नीड टू गेट ओवरवेल्म्ड के अभी तो सारी चीज़ें चल रही थी, ये लेटेस्ट वर्जन क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, व्हाट्स हैपनिंग एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सो बेसिकली कुछ व्हेन यू ऑब्वियसली गूगल अप दैट एरर, तो इस टाइप का कुछ आपके पास रिजल्ट आ रहा होगा इन द टॉप रिजल्ट्स, ठीक है। वो ये बता रहा होगा कि V1 काइंड ऑफ एक ओल्ड एंड्रॉइड एम्बेडिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि पहले फॉलो होता था एंड वो ऑब्वियसली अब डिसकंटिन्यू हो गया है, नाउ फ्लटर हैज अडॉप्टेड V2। तो उसके लिए उन्होंने एक अपनी ना यहाँ पर माइग्रेशन गाइड दी हुई है जिसके थ्रू आप अपनी क्या कहते हैं अपने पुराने वर्जन के ऊपर बने हुए फ्लटर प्रोजेक्ट्स को V2 एम्बेडिंग के ऊपर सपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इवन दो, अच्छा, just by the way, it's not that difficult at all, ठीक है। So it's all laid out pretty neatly and बहुत layman language के अंदर उन्होंने documentation में बताया हुआ है कि these are the steps that you need to do। तो पुराना कोड आपके पास कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, नया कोड आपके पास कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा। Okay, so फॉर इंस्टेंस ओवर हियर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपकी जो नेटिव क्लास जनरेट होगी जावा की या कोटलिन की, ठीक है, जब भी आप कोई भी फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आप अपने एंड्रॉइड फोल्डर्स के अंदर नेविगेट करके देखेंगे। Is somebody's mic unmute? If there are any questions, we will be taking them towards the end, so don't worry, okay? अच्छा, so just by the way, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह की आपको मेन एक्टिविटी दिख रही होगी, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट वो आपके लिए क्रिएट करके दे देता है। तो you just need to ensure that it all matches and complies with the changes that they've laid out in their migration guide। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपकी पूरी की पूरी मेन एक्टिविटी की क्लास खाली होनी चाहिए, सिर्फ क्लास इटसेल्फ एग्जिस्ट करनी चाहिए और एक फ्लटर एक्टिविटी की एम्बेडिंग है उसका इंपोर्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड देन दी अदर चेंज इज बेसिकली दिस के अगर उसके अंदर ऑन क्रिएट या कोई भी मेथड्स आपने ओवरराइड किए हुए हैं या जस्ट इन केस ओवरराइड हो चुके हैं, सो यू जस्ट नीड टू रिमूव ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट कोड जो आपने ऐड करने हुए इस तरह का करना है, ठीक है। तो मैं ऊपर से बता देती हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल, वरना हम एक्चुअल में जो कोड हमें देखना था वो हमारे पास रह जाएगा। तो देयर आर
तकरीबन 3 files that you need to look at जब आप माइग्रेशन कर रहे होते हैं अपने पुराने V1 से V2 के ऊपर. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेन एक्टिविटी. सेकेंड थिंग इज योर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट. यहाँ पर आपको कुछ आपको मेटा डेटा यहाँ पर नया ऐड कराना होता है, कुछ थीम्स आपको यहाँ पर नई ऐड करानी होती हैं, एंड फ्लटर एम्बेडिंग आई थिंक ये ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट ऐड करा होता है तो इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे थीम्स एंड मेटा डेटा की कुछ चेंजेस होती हैं जो आपको करनी होती हैं. एंड लास्टली ऑब्वियसली व्हेन यू आर डीलिंग विद थीम्स तो आपको अपने रिसोर्स के फोल्डर के अंदर जाकर जो आपकी थीम्स की जो फाइल है वहाँ पर ऑब्वियसली आपको उसका इक्विवेलेंट थीम उस की के साथ बनाना होता है. Again, it's not at all difficult if you just follow this documentation as it is. Trust me. ठीक है, आगे जाके उन्होंने काफ़ी और इन डेप्थ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने जो है स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चैनल्स या मेथड चैनल्स के ऊपर अगर आप लोगों ने काम किया तो किस तरह से फिर V1 to V2 माइग्रेट करना है एंड ऑन. तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है, so now that we're done finally with the configuration steps for setting up or for connecting. Mute yourself. Thank you. Okay, so let's finally look. And please mute yourself with your. Thank you. Okay. So let's look at the Flutter specific code. हमारे पास कुछ फाइल्स हैं. ठीक है, होम की स्क्रीन है हमारे पास, लॉगिन की स्क्रीन है, नेविगेटर की स्क्रीन है. सो लेट मी जस्ट क्विकली लॉग आउट एंड शो यू द फ्लो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ठीक है, तो जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक फाइल है जो हमारे पास मेन के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास रूट पे कौन सी फाइल कौन सा हमारा इनिशियल राउट सेट हुआ है. सो इट्स द स्प्लैश स्क्रीन एंड लेट्स लुक एट दैट. स्प्लैश स्क्रीन के अंदर हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि हम लोग चेक करते हैं कि अगर इस एप्लीकेशन के अंदर करेंटली कोई यूजर लॉग्ड इन हुआ है तो हम उसको आगे नेविगेटर्स की स्क्रीन के अंदर भेज देते हैं, which is the combination of the home screen and the profile screen. अदरवाइज हम उसको लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट कर देते हैं. अच्छा, जस्ट बाय द वे ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी that these are the packages that you need to depend on in order to start using these classes and functions. Okay, so Firebase auth basically आपके पास auth की dependency sort करा रहे हैं, ये आपके पास multiple चीज़ें आपको करवा देता है, वो चेक करा देता है कि currently कोई इस ऐप के अंदर सेशन मेंटेन हुआ है इस स्पेसिफिक डिवाइस के ऊपर या नहीं, फिर लॉगिन की कॉल्स, साइन अप की कॉल्स, गूगल साइन इन की कॉल्स, फोन ऑथेंटिकेशन की कॉल्स, ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं इस फायरबेस ऑथ के थ्रू. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने ये सिर्फ चेक किया कि क्या हमारे पास करंट कोई यूज़र एग्जिस्ट करता भी है या नहीं. तो इन दिस केस आई थिंक हमारे पास कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, विच इज़ वाई जब हमने लॉग आउट किया तो हम डायरेक्टली लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं. ठीक है, अब लेट्स लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर लॉगिन स्क्रीन. ठीक है, तो लॉगिन स्क्रीन के अंदर हमारे पास कुछ एज यू कैन सी ईमेल पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड्स हमारे पास डली हुई हैं इनसाइड अ कॉलम दैट Waleed had just explained to you. And then we have a login button, then we have a continue as guest option, and then we have a create an account button. ठीक है, तो एक सिंपल सा हम लोग गेस्ट का आई थिंक पहले देख लेते हैं सिंस दैट्स रिलेटिवली सिंपल. सो हियर वी आर. गेस्ट के अंदर हम लोग इसको गेस्ट लॉगिन किस तरह से करते हैं. अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट whatever service that you need to use, in our case authentication से जो कि हम लोग start ले रहे हैं, तो you just need to ensure कि आपने उस auth को यहाँ पर जाकर enable किया हो. ठीक है, in our case हम लोगों ने email password को enable किया हुआ है and anonymous को भी enable किया हुआ है. Anonymous is basically guest login, you don't need to provide any data and वो खुद ही आपका एक on the go session generate कर देता है. If you want to experiment with other providers such as Google, Facebook, phone authentication, तो आप यहाँ से ऐड करके उनको enable कर सकते हैं. उनके खुद के अपने काफ़ी elaborate steps होते हैं. सही है. So after having enabled our email password and anonymous sign-in providers, let's see कि इसका कोड हमें किस तरह से करना है. तो सबसे पहले हमने Firebase auth को initialize करवाया. ठीक है,
अब ये जो auth का ऑब्जेक्ट है, it gives us access to multiple functions जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है. इसको मैं आपको खोल के भी आपको दिखा देती हूँ. So we have sign out, current user, auth state changes. Auth state changes is basically कि चलती फिरती एप्लीकेशन में लेट्स सपोज आपने उसका कोई अकाउंट लेवल चीज़ों को अपडेट कर दिया, उसका ईमेल अपडेट हो गया, उसका पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है. तो ये एक स्ट्रीम है जो उस वक्त ट्रिगर होती है जब भी आप कुछ इस टाइप की चीज़ों को अपडेट करते हैं. फिर हमारे पास कुछ और चीज़ें आ जाते हैं. फिर यहाँ पर आ जाते हैं साइन इन विद ईमेल लिंक. साइन इन को अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमारे पास साइन इन के अंदर साइन इन अनोनिमसली आ जाता है, साइन इन विद क्रेडेंशियल आ जाता है, कस्टम टोकन, ईमेल एंड पासवर्ड, फोन नंबर एंड सो मेनी अदर ऑप्शंस, ठीक है. तो इवन जब आप गूगल के साथ साइन इन कर रहे होते हैं वो आपको एक क्रेडेंशियल जनरेट करके देते हैं एंड देन यू कैन कॉल द साइन इन विद क्रेडेंशियल फंक्शन ताकि आप गूगल को फायरबेस के साथ कनेक्ट कर सकें, ठीक है. अब इधर हम लोगों ने सिर्फ एक साइन इन अनोनिमसली को कॉल किया. यहाँ पर हमें कुछ पास कराने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है. यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर ऑलरेडी कोई अनोनिमस यूजर लॉग इन हुआ है और उसके ऊपर अगर आपने फिर से एक गेस्ट लॉग इन किया है, ऐसा हो सकता है बिकॉज डेवलपर से भी चलते फिरते गलतियां हो जाती हैं, तो इन दैट केस आपके पास पुराना सेशन लॉग आउट हो जाएगा एंड दैट विल बी ओवर रिडन विथ अ न्यू ब्रांड न्यू सेशन, ठीक है. It's a one-time session, obviously. So once you log out and you log back in, तो you cannot expect कि आप अगर guest 1 2 3 से पहले create हुए थे तो अब आपका फिर से जो session होगा वो guest 1 2 3 के नाम से होगा. सही है. अच्छा, ये हमें कुछ return करता है called user credential. यूजर क्रेडेंशियल इज बेसिकली अ क्लास जिसके अंदर आपका यूजर स्पेसिफिक मेटा डेटा होता है, सच एज यूजर की यूआईडी, अगर उसका ईमेल एग्जिस्ट करता है तो वो शो करा देता है, अगर उसका फोन नंबर एग्जिस्ट करता है तो वो शो करा देता है, नेम, फोटो एंड मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा डेटा, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग कर ये रहे हैं कि इफ द यूजर एग्जिस्ट, ठीक है, हमारा सक्सेसफुली अगर साइन इन अनोनिमसली हो गया है तो हमने सिर्फ कुछ चीज़ों को प्रिंट करा है कि उसकी यूनिक आइडेंटिफायर क्या है एंड वेदर इट इज अनोनिमसली लॉग्ड इन, ठीक है. उसके बाद हम उसको डायरेक्टली नेविगेटर स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. सो लेट्स ट्राई दैट आउट. कंटिन्यू एज गेस्ट एंड यहाँ पर एज यू कैन सी हमारे पास यूआईडी भी प्रिंट हुई है एंड इज अनोनिमस ट्रू भी प्रिंट हुआ है, ठीक है. सो वी आर we have entered our application, ठीक है. यहाँ पर we can see कि यहाँ पर already काफी कुछ posts आ रही हैं and that's pretty much it. That's all that we can see, right? अगर हम लोग प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है no write-ups found, क्योंकि ये वो वाली स्क्रीन है जहाँ पर यूजर अपने पोस्ट को देख सकता है जो उसने खुद क्रिएट की है, ठीक है. एंड होम के ऊपर एक स्ट्रीम लगी हुई है जो कि जितने भी यूजर्स ने जो जो पोस्ट क्रिएट की हुई है वो वहां पर सारी कलेक्टिवली आ रही हैं, सही. अच्छा, नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू पोस्ट and see what happens. So hello people. And as you can see यहाँ पर it was this fast कि हमने यहाँ पर सिर्फ फॉर्म फिल किया है, हमने सबमिट प्रेस किया है and it has already appeared in our list. क्या ये locally appear हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, because जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं Firestore के अंदर जिसको मैंने already enable किया हुआ है, write-ups के नाम से हमारे पास एक collection है. यहाँ पर already काफी कुछ documents आए हुए हैं. If I were to filter that by title, so we can see that we have this one right here. Hello people, are you having fun? So yeah, and we have our UID written over here as well. Let's try to see one thing, okay? Just keep in mind इस specific screen के ऊपर मैंने एक stream लगाई है. तो stream basically होता ये है कि database में जैसी उस collection के अंदर कोई भी changes होंगे वो फौरन आपके फ्रंट एंड के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है. सो इट्स एक्चुअली लिसनिंग टू इट इन लाइव इन रियल टाइम. सो लेट्स ट्राई एडिटिंग समथिंग फ्रॉम हियर.
And as you can see यहाँ पर directly update हो चुका है, which means that okay, our stream is working perfectly fine. अगर हम लोग अपनी प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने कोई भी स्ट्रीम नहीं लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल एक फ्यूचर बिल्डर लगा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। फ्यूचर बिल्डर करता ये है कि जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, वो उसको एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट करता है। लेट मी जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ माय आईडी। तो बेसिकली फ्यूचर बिल्डर करता ही है कि जो भी आपने अपना फंक्शन यहाँ पर फ्यूचर टाइप का यहाँ पर लिखा है, ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी है वो उसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करता है एंड इट फेचेस द रिजल्ट्स, इट गिव्स यू द रिजल्ट्स एंड दैट्स इट, देन इट्स डन, ठीक है। फिर वो दोबारा से इन्वोक नहीं होता until and unless आपकी ये वाली स्क्रीन दोबारा से बिल्ड नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से the reason that you might have noticed कि every time that I'm switching between my home tab and my profile tab, मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं आपको दिख रहा होगा कि फॉर स्प्लिट सेकंड मेरे पास हमेशा एक लोडर आ रहा होता है और फिर मेरे पास रिजल्ट्स लोड होते हैं, ठीक है। ये इंटेंशनली रखा गया है ताकि फ्यूचर बिल्डर बार बार उस स्क्रीन के बिल्ड होने के ऊपर वो कॉल हो सके और वो बार बार लेटेस्ट डेटा बेसिकली आपको लेकर आ सके, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इट वॉजंट रिफ्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर बिल्डर दोबारा से ट्रिगर नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक दफ़ा क्वेरी हिट करते हैं, डेटा लेकर आते हैं एंड दैट्स इट। So it's not actively listening to your collection for any updates whatsoever. सही है। A stream, on the other hand, it works as this, ठीक है। तो stream builder basically आप इस तरह से लगाते हैं and then it just, you know, it's all UI stuff. So let's take a look at our DB ताकि हम देख सकें कि हमारे पास operations जितने भी हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। So we have two functions, two get methods, ठीक है। एक हमारे पास है get user write-ups और एक हमारे पास है get write-up stream। तो सबसे पहले हम लोग user write-ups को देख लेते हैं जो कि इस स्पेसिफिक स्क्रीन के ऊपर लगा है। हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, सिर्फ हमने एक तो यहाँ पर अपनी auth सर्विस को इनिशलाइज किया है, ठीक है। auth सर्विस बेसिकली फायरबेस auth से कनेक्टेड है, तो जो भी आपका करंट यूजर होगा वो उसको गेट करा के उसकी यूआईडी आपको रिटर्न करा देगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर ही रहे हैं एंड जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि आपने सबसे पहले फायर स्टोर को इस तरह से इनिशियलाइज कराना है एंड यू जस्ट नीड टू डू दैट वंस। तो एक आप अपनी रैपर क्लास बनाएंगे, उसमें आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट एक ही दफा इनिशियलाइज करा देंगे एंड देन यू विल यूज दैट टू basically write any Firestore related functions that you need to use, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये वाला। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले कलेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, सो वी नीड टू राइट राइटअप्स के कौन से कलेक्शन को हमें एक्सेस करना है। फिर आप यहाँ पर अपनी फर्दर क्वेरी को बता सकते हो कि अच्छा मुझे किस टाइप की क्वेरी चाहिए, मतलब मुझे किस टाइप का रिजल्ट चाहिए। In our case, we need to get only those posts, only those write-ups जो कि साइंड इन यूजर ने खुद क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ where UID is equal to UID जो कि हम यहाँ से लेकर आ चुके हैं, ठीक है। Then the other thing that we're doing is order by date created descending true ताकि हमारे पास latest first आ रहे हो और oldest last आ रहे हो, ठीक है। Then हमने किया है get, ये आप एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने चेक कराया हुआ है कि रिस्पॉन्स का साइज क्या है। अगर तो रिस्पॉन्स साइज इज ग्रेटर दैन 0 तो हमने क्या किया है कि हमने पूरी डीसीरियलाइजेशन परफॉर्म की है। सो वी आर एक्सेसिंग each and every individual document that is present in a response and हम उसको पूरा मैप करा रहे हैं अपने कस्टम मॉडल के ऊपर which is our writer, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने राइटअप के मॉडल को देख सकें, ये हमारा कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो हमारे पास है राइटअप में उस राइटअप की अपनी आईडी है, उसकी यूआईडी है, मतलब किस यूजर ने ये राइटअप क्रिएट किया है, उसका टाइटल है, बॉडी है एंड व्हेन वाज दिस क्रिएटेड, ठीक है। फिर यहाँ पर उसका कुछ कंस्ट्रक्टर है एंड देन वी हैव टू मेथड्स। एक हमारे पास फ्रॉम फायरस्टोर है व्हिच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग दैट पार्सिंग ऑफ डेटा ताकि हम अपने उसको कस्टम मॉडल
के अंदर वो किस तरह से मैप होगा, क्योंकि हम लोग अपनी थ्रू आउट दी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को तो यूज नहीं कर रहे होंगे, हम अपनी कस्टम क्लासेस को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो फायरबेस जब भी अपने रिस्पॉन्स जो रिटर्न कराते हैं वो रिटर्न कराते हैं डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ठीक है। तो जिस तरह से वलीद ने बताया था, हमारे पास शुरू में कलेक्शंस होते हैं और कलेक्शन के अंदर जो आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, दीज आर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। एसक्यूएल की ज़बान में अगर हम इस चीज़ को देखें तो कलेक्शन यू कैन कॉल दैट अ टेबल and document you can call that a row, ठीक है। So these are several different rows inside our table of write-ups, और ये हमारे पास जो attributes हैं you can call them columns, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को हम किस तरह से डिसीरियलाइज करा रहे हैं इनटू आवर कस्टम मॉडल, इसको हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से किया हुआ है कि जो भी स्नैपशॉट की आईडी होगी, डॉक्यूमेंट का आईडी होगा, वो हमारे राइटअप की आईडी बन जाएगी। फिर यूआईडी अगर एग्जिस्ट करता है तो यूआईडी रिटर्न हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड देन यहाँ पे डेट टाइम क्रिएटेड को हमने की पार्स करा के मॉडल के अंदर बिठाया हुआ, ठीक है। सो दैट्स ऑल दैट इट्स डूइंग। तो मैप ये करता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उस ऑब्जेक्ट को मैप के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फायरबेस के अंदर आप जब भी क्रिएट हो गया या अपडेट हो गया, आप कोई भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो मैप की डेटा टाइप को समझता है, ठीक है। उसको कोई और डेटा टाइप समझ में नहीं आती है, उसको सिर्फ मैप समझ में आता है, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कम्युनिकेशन ऑफ डेटा हो रहा होता है वो जेसॉन फॉर्मेट के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। एंड जेसॉन इज इनहेरेंटली अ मैप, सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पूरा मैप जनरेट कर दिया फ्रॉम द attributes that we had in our custom model called writer। अब हम लोग जो है वापस आते हैं अपनी डीबी के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आए, उन डॉक्यूमेंट की टाइप थी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, और उस डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट से हमने जो है अपना कस्टम मॉडल यानी कि राइटअप जनरेट करवा दिया, और हमने राइटअप्स की लिस्ट के अंदर उसको पूरा ऐड करा दिया, एंड देन हमने उसको रिटर्न करा दिया। अगर कोई आपके पास कोई एक्सेप्शन आ जाएगा तो इस कैच ब्लॉक के अंदर कैच हो जाएगा, एंड उसको फिर हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये गेट करा रहे सिर्फ वो वाले राइटअप्स जो कि मैं यानी कि साइन इन यूजर, मेरे जितने भी राइटअप्स क्रिएटेड हुए हैं वो सारे उठकर मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव अनदर मेथड कॉल्ड गेट राइटअप स्ट्रीम। अब राइटअप स्ट्रीम क्या कर रहे हैं? अगेन सबसे पहले आपने अपना पाथ डिफाइन किया कि आपको कहाँ से डेटा उठाना है, तो दैट इज राइटअप्स इन आवर केस। फिर आपने बताया कि अच्छा इसको ऑर्डर बाय कैसे करना है, तो हमने वही रखा है डेट क्रिएटेड डिसेंडिंग ट्रू, और फिर एंड में हमने स्नैपशॉट्स रखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको लाइव रियल टाइम डेटा चाहिए होता है उसके लिए आप यूज करते हैं डॉट स्नैपशॉट्स, और जब भी आपको एक मतलब वन टाइम यूज के लिए डेटा चाहिए होता है उसके लिए आप यूज करते हैं गेट। इसकी अगर मैं कोई रियल टाइम एप्लीकेशन सॉरी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करवाऊं तो ट्विटर इज समथिंग दैट आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड। तो इसमें होता ही है कि ट्विटर के अंदर हमारे पास होम स्क्रीन के अंदर जो न्यूज़ फीड होती है वहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ट्वीट्स आ रही होती हैं, ठीक है। एंड जब आप टैब्स स्विच भी करते हैं एंड आप वापस आते हैं तो आपके पास वो ट्वीट वहाँ पर दिख रही होती है, ठीक है। एंड इट्स नॉट लाइक दिस के अगर बैकएंड से जाकर या अगर कोई जो ट्वीट का ऑथर है उसने जाकर अपने पास ट्वीट को अपडेट किया तो कभी भी वो आपके पास देन एंड देन अपडेट होती हुई नजर नहीं आती until and unless you pull to refresh on your application, ठीक है। तो उसके लिए यू शुड यूज गेट, ठीक है। एक दफा आपने बस लेकर आ गए दैट्स इट, यू आपकी बात ही नहीं बनती कि आप उसको रियल टाइम के अंदर लिसन करें। बट ट्विटर के अंदर आपने एक और चीज नोट की होगी कि हर ट्वीट के अंदर जो उसका लाइक्स का जो काउंट है, उसका जो रीट्वीट का काउंट है, एंड इवन आई थिंक उसका जो कमेंट्स का काउंट है, वो अगर कोई बहुत ही पॉपुलर बंदे, बहुत ही फेमस बंदे ने अगर कोई ट्वीट डाली है तो उसका काउंट देन एंड देन आपको बहुत ही फास्ट अपडेट होता हुआ नजर आ रहा होता है। तो इफ यू वर टू इम्प्लीमेंट समथिंग इक्विवेलेंट टू दैट इन फ्लटर यूजिंग फायरबेस तो यू शुड यूज स्नैपशॉट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ओके
स्नैपशॉट्स के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि बस हमने उस मेथड को एज अ स्ट्रीम कॉल किया हुआ है इनसाइड आवर स्ट्रीम बिल्डर। ठीक है, स्ट्रीम बिल्डर के मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो एक दफ़ा बिल्ड हो जाते हैं एंड देन वो एक्टिवली उसको लिसन कर रहा होता है। फिर हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ चेक्स लगाए हुए हैं कि अगर कनेक्शन स्टेट एक्टिव है, डेटा अगर है नहीं है, अगर है तो सारे डेटा को गेट कराकर हमने डीसीरियलाइजेशन कराकर उसको नॉर्मल एक लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर बिठा दिया। ठीक है, वरना अगर हमारे पास डेटा नहीं आ रहा या अगर कनेक्शन हमारा एक्टिव नहीं है ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी और एनीथिंग, तो फिर हमने नॉर्मल एक टेक्स्ट रिटर्न करा दिया कि नो राइट अप्स फाउंड। सही है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, the entire piece of code that is handling the rendering of this on your application is this। ठीक है, list view dot builder। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या करता है कि वो एक काउंट लेता है कि भाई कितना डेटा डिस्प्ले कराना है लिस्ट के अंदर। ठीक है, और फिर वो एक आइटम बिल्डर लेता है कि अच्छा हर इंडेक्स के ऊपर आपको क्या डिस्प्ले कराना है। ठीक है, इन आवर केस हमें जो है राइटअप्स जितने भी फाइव शूट कराए हैं उसकी लेंथ हमने यहाँ पर पास करा दी कि भाई अगर 10 आ रहे हैं तो 10 शो करा दो, 5 आ रहे हैं 5 शो करा दो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड आइटम बिल्डर के अंदर आपको वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है और इंडेक्स भी प्रोवाइड करता है। एंड यूजिंग दैट हमने यहाँ पर सिर्फ अपना एक राइटअप आइटम के नाम से जो एक कस्टम विजेट बनाया हुआ है उसको हमने इस पॉइंट के ऊपर रिटर्न करा दिया। अच्छा, ठीक है, दिस इज अ राइटअप आइटम जो बेसिकली इट्स नथिंग टू डिफिकल्ट। सिर्फ एक कार्ड है, उसको कलर दिया हुआ है, कुछ डेकोरेशन दिया हुआ है, उसको बॉर्डर दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसके अंदर हम टाइटल शो करा लें एंड देन उसके नीचे हम लोग फर्दर उसका कंटेंट डिस्प्ले करा रहे हैं विच इज द बॉडी राइट हियर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमने कुछ चेक्स लगाए हुए हैं कि अगर ये राइटअप साइन इन यूजर का क्रिएट हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू बटन दिखे जिसके ऊपर टैप करके हमारे पास मल्टीपल एक्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर एज यू कैन सी हमारे पास एडिट आ रहा है और डिलीट आ रहा है। आई थिंक वी आर गेटिंग अ लिटिल बिट शॉर्ट ऑन टाइम, तो वो मैं आपको सिर्फ डीबी का डायरेक्ट कोड दिखा देती हूँ और एक दफ़ा मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ कि कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, तो हमने गेट की क्वेरीज देख ली हैं, अब हम देख लेते हैं कि क्रिएट किस तरह से हो रहा है। तो क्रिएट भी इसी तरह से हो रहा है कि आपने करेंटली लॉग्ड इन यूजर की यूजर आईडी उठाई है और राइटअप के अंदर आपने यूआईडी उसकी वहां पर बिठा दी है। ठीक है, एंड क्रिएट आप किस तरह से कर रहे हो, अगेन कौन से पाथ के ऊपर आपको डेटा क्रिएट करना है, आपको वो कलेक्शन बताना है, फिर आपने जो है ऐड कराना है, बिकॉज बेसिकली ऐड यही कराता है कि वो कोई भी मतलब यू डोंट हैव टू प्रोवाइड द आईडी योरसेल्फ, वो उसको ऑटो जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो ऐड के अंदर आपने सिर्फ ये बताया कि भाई मेरा ये राइटअप का मॉडल है उसको टू मैप मैंने कर दिया, तो उसको जल्दी से आप इस कलेक्शन के अंदर क्रिएट कर दो। एंड देन हमने किया ये है कि वंस इट हैज़ बीन क्रिएटेड तो ये हमें एक रेफरेंस रिटर्न कराते हैं जिसके थ्रू सिर्फ श्योरिटी के लिए कि हमारा क्या जो डेटा है वो सक्सेसफुली राइट हो चुका है डेटाबेस पर या नहीं, हमने सिर्फ उस डॉक्यूमेंट की आईडी प्रिंट करा दी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देख लेते हैं कि डिलीट एंट्री किस तरह से हो रहा है। तो अगेन डिलीट एंट्री में आपको सिर्फ एक आईडी की जरूरत है कि भाई जस्ट डिलीट दिस रो बाय आईडी या डिलीट दिस ऑब्जेक्ट बाय आईडी। तो अगेन आपने कलेक्शन को रेफर किया है, अपनी आईडी यहाँ पर पास करिए, डॉक्यूमेंट आईडी, एंड यू हैव जस्ट कॉल्ड डॉट डिलीट एंड दैट्स इट। उसने सारी चीज़ें खुद ही हैंडल कर लिया है। ठीक है, एंड लास्ट फंक्शन इज अपडेट एंट्री। तो अपडेट एंट्री के अंदर आपने ये किया है कि आपने राइटअप्स के कलेक्शन को अगेन एक्सेस किया है, फिर आपने बताया है कि कौन सी आईडी का डॉक्यूमेंट है दैट यू नीड टू अपडेट इन द डेटाबेस, एंड देन फाइनली आपने बताया कि उसके साथ करना क्या है। अच्छा, अब अपडेट की जब बात आती है, सो देयर आर टू मेथड्स दैट यू कैन यूज, वन इज कॉल्ड अपडेट, वन इज कॉल्ड सेट। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अपडेट का मेथड है आप उसको जो भी डेटा प्रोवाइड करोगे वो एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट को ओवरराइड कर देगा। तो लेट्स सपोज कि अगर आपके पास 5 फील्ड्स डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई थी एक डॉक्यूमेंट के अंदर और उनमें से आपने सिर्फ 2 को अपडेट कराना है। ठीक है, तो आपने उसको पूरा ऑब्जेक्ट टू मैप करके नहीं भेजा। ठीक है, आपने डायरेक्टली मैप डाला और उसके अंदर आपने बता दिया कि भाई मुझे फील्ड एक्स अपडेट करानी है और फील्ड वाई अपडेट करानी है और ये उनकी अपडेटेड वैल्यूज है।
तो बाकी 3 वैल्यूज को रिटेन करेगा और सिर्फ वो 2 वैल्यूज जिनको आपने अपनी अपडेट के अंदर कॉल किया है, सिर्फ उन 2 वैल्यूज की सिर्फ वो 2 वैल्यूज ओवरराइट हो रही होंगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि वो डॉक्यूमेंट पहले से एग्जिस्ट करता हो। अगर कोई ऐसा एक्सेप्शन आ गया जो कि काफ़ी दफ़ा प्रोडक्शन के अंदर आ भी जाता है कि अगर आपने प्रॉपर एरर हैंडलिंग वगैरह एंड प्रॉपर कोडिंग नहीं की हुई है, तो वो आपको वहाँ पर एक एक्सेप्शन या एरर थ्रो कर देगा कि दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म, क्योंकि उसको तो ये रेफरेंस मिला ही नहीं, तो वो अपडेट डायरेक्टली नहीं कर सकता, ठीक है। सेट ऑन दी अदर हैंड इज अ रिलेटिवली सेफर ऑप्शन, क्योंकि ये करता है कि अगर उसको वो वाली स्पेसिफिक आईडी नहीं भी मिली, वो उसको क्रिएट कर देगा और जो भी आपने डेटा प्रोवाइड किया, चाहे वो आपने डायरेक्ट मैप के फॉर्म में किया हो या आपने अपने पूरे मॉडल के ऊपर टू मैप किया हुआ हो, वो उसके साथ उस डॉक्यूमेंट को अगर एग्जिस्ट करता है तो अपडेट कर देगा, नहीं एग्जिस्ट करता है तो वो क्रिएट कर देगा। एंड लास्टली, सेट ऑप्शंस इज एन ऑप्शनल थिंग जो कि आप सेट के मेथड के साथ यूज कर सकते हैं। वो कहता ही है कि अगर आपने उसके अंदर लिखा हुआ है मर्ज ट्रू, तो वो एग्जैक्टली वही जो अपडेट के अंदर काम हो रहा है कि पुरानी वैल्यूज को रिटेन करेगा जो कि अपडेट नहीं हो रही, और जो वैल्यूज अपडेट हो रही है वो उनको ओवरराइड कर देगा। लेकिन अगर आपने ये वाली चीज को ओमिट कर दिए, तो जो आपने वैल्यूज भेजी हैं वो उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। सो अगेन, which one should you use? Set, update, it all depends on the developer's preference, and yeah, that's pretty much it. तो अब देख लेते हैं इसको एक्शन में कि किस तरह से हो रहा है। लेट्स गो टुवर्ड्स एडिट। हेलो, आर यू हैविंग फन? कैन यू hear me? And we hit submit. Let's remove our breakpoint. And as you can see, यहाँ पर अपडेट हो चुका है। एंड ऑल्सो यहाँ पर उसने रिटेन भी किया है कि ठीक है, ये अभी भी मेरा ही पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे यार अगर हमें इसको डिलीट करना हो तो लेट्स सपोज यहाँ से जाकर हम इसको डिलीट करते हैं, एंड वो डिलीट हो चुका है, लेकिन यहाँ से वो इंस्टेंटली रिमूव इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर बिल्डर लगा हुआ है, सो इट्स नॉट रियल टाइम। बट इफ वी कम बैक ओवर हियर, you can see that that post is no longer available, and अगर आप प्रोफाइल के ऊपर भी वापस आते हैं तो you can see that there are no write-ups found. So that's pretty much it. I know काफ़ी सारी चीज़ें शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऊपर से गुजरी हों, the people who are not that familiar with a Flutter or Firebase. But the crux and the purpose of this session was कि आप लोगों को सिर्फ ये familiarity देने के लिए that there's this thing called Flutter, there is this thing called Firebase, and for solutions challenge obviously आप लोगों को एक rapid application development की तरफ जाना है, आपको rapid prototyping की तरफ जाना है, ठीक है। तो Flutter के अंदर UI बनाना भी it's fairly simple and fairly quick, and Firebase की भी integration हमने देख ली थी कि it's hardly a 5-minute process, ठीक है। एंड जहाँ तक हमारे पास फंक्शंस का ताल्लुक है, तो चाहे आपके चैलेंज के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर आप जो भी फीचर्स डाल रहे हो, ठीक है, उसकी डेटाबेस लेवल के ऊपर फायरबेस के अंदर सिर्फ ये सिंपल क्वेरीज बनेंगी, विच इज़ लिटरली मिनिमम 1 लाइन एंड मैक्सिमम तो फिर कुछ भी जा सकता है, विच ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह से सॉर्ट कर रहे हो, किस तरह से फिल्टर कर रहे हो, किस तरह से प्रोसेस कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो आई होप दैट दिस गेव यू सम क्लैरिटी, एंड we would love to see you guys implement your solutions or your products with Flutter and Firebase, considering the fact कि इसके लिए आपको एक separate backend developer की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक single developer या 2 लोग अगर जो front end के developers हैं, easily आप लोग Firebase की services को use करके एक full fledged application बना सकते हैं using any service। अभी हम लोगों ने सिर्फ authentication और database देखा था। अगर आपको नोटिफिकेशंस इंटीग्रेट करवानी है, अगर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेट करवानी है कि लेट्स सपोज अगर मेरा राइटअप या मेरा पोस्ट अपडेट हो रहा है तो इसके साथ साथ डेटाबेस में एक और चीज़ भी कोई जाकर अपडेट हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। एंड इफ यू डोंट वांट टू हैंडल दैट थ्रू योर फ्रंट एंड का कोड, तो उसके लिए आप क्लाउड फंक्शंस भी लिख सकते हैं, and there are so many possibilities. So I really and genuinely hope that this provided you with some clarity, and if you guys have any questions, then we will be taking them now.
Yes, Sufyan. Yes, ma'am. Assalamu alaikum, first of all. And you elaborate very well. But I have a question that I'm not using the Flutter in my app. I'm using the Unity 3D. So Okay. Unity 3D, using the C Sharp, and it's not a the Google technology. So I also want to connect my app with the Firebase. I don't know Okay. how to do it. I have to learn it, but it is compatible with Okay. the Unity, It the actually Fire. is compatible with Unity. जो हम लोगों ने स्क्रीन अभी देखी थी जो प्रोजेक्ट डैशबोर्ड की थी, तो वहाँ पर जो हमारे पास ऐड एप्स का सेक्शन था, तो वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स लिखे हुए थे एंड यूनिटी वाज वन ऑफ देम. ठीक है. उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन को लुकअप कर सकते हैं एंड इट्स फेयरली सिंपल, क्योंकि फायरबेस की इंटीग्रेशन इतनी सिंपल होती है, चाहे वो फ्लटर हो या चाहे वो नेटिव कोई प्लेटफॉर्म हो या चाहे वो यूनिटी हो, कुछ भी हो. द डॉक्यूमेंटेशन इज फेयरली सिंपल एंड उसी के इक्विवेलेंट कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको यूनिटी में करने होंगे एंड दैट्स प्रीटी मच इट. So I also have one question about the real-time detection of body. So Okay. how is it Sorry, real possible? time detection of what? You can detect the body feature, the whole body. Can it is Okay. possible Yeah. in Flutter? In Flutter, acha, Yes. like the human body. Yes. Yeah, obviously it's possible and काफ़ी लोगों ने अपने pet projects के तौर पर चीज़ें बनाकर भी डाली हैं. उसमें होता ही है कि आपको कुछ AI ML की साइट के ऊपर जाना होगा. That's out of my area of expertise, but I think, I'm not sure, but I think TensorFlow or other machine learning APIs or SDKs should be able to help you out with that. कुछ लोगों ने already इनफैक्ट उसके ऊपर मॉडल्स प्री ट्रेन्ड बनाकर डाले हुए हैं, so just feel free to explore and yeah. Yeah, I just want to know it is the built-in any kind of SDK that can use the tracking feature. Mm-hmm. Sorry, what? Is it? I'm asking about the built-in SDK that use the tracking feature, human tracking body feature. Is there any um SDK? I don't know. Again, you will have to look that up. Usually हम लोग AI ML के लिए TensorFlow यूज करते हैं, लेकिन मैंने खुद इसको कंप्यूटर विजन के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं किया है. ठीक है, क्योंकि ये वाली जो डोमेन है ये थोड़ी कंप्यूटर विजन की तरफ चली जाती है. टेक्स्ट बेस्ड आपके जो AI/ML जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए आई कैन से विथ माय आईज क्लोज्ड कि उसके लिए आप टेंसरफ्लो एंड डायलॉगफ्लो यूज कर सकते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ विजुअल डिटेक्शन, कंप्यूटर विजन साइड ऑफ थिंग्स, यू विल हैव टू लुक दैट अप. Okay, thank you. No problems. Does anyone else have any questions? Anyone? No? Okay. Oh, right. Yeah, Farooq, you have a question? अस्सलामुअलैकुम. Assalam. अच्छा जी, आपने फ्लटर का तो बताया दिया, लेकिन मसला ये है कि फ्लटर में बहुत छोटे से काम किया है मैंने तकरीबन 1 साल काम किया है. तो हमें सारा कुछ जो विजेट्स है ये सीखना है या फिर विजेट के मतलब बिगिनर मतलब इंटरमीडिएट में ही हमें जाना चाहिए वो फायरबेस की तरफ? फायरबेस की तरफ आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं ऑनेस्टली, क्योंकि फायरबेस तो सिर्फ एक सर्विस है. ठीक है, ये आप किसी भी नेचर की एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ आराम से एट एनी पॉइंट इन टाइम कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, चाहे जब आपके पास एक ब्लैंक स्लेट का की प्रोजेक्ट क्यों ना हो, आप आराम से उसको फायरबेस के साथ कनेक्ट करके फिर यूआई के साथ पैरेलल में डेटाबेस लेवल की चीज़ें भी उसके ऊपर खड़ी कर सकते हैं. लेकिन इफ़ यूर समवन के यूर लाइक कि नहीं ठीक है मैं पहले यूआई बना लूँ, ठीक है मैं पूरा लेआउट वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह पूरा रेडी कर लूँ और फिर उसके बाद मैं एंड में उसको डेटाबेस ऑथेंटिकेशन या जो भी सर्विस है उससे मैं कनेक्ट करूँ. ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं. बात रही आपके एक्सपीरियंस की, तो चाहे आप बिगनर हों या चाहे आप इंटरमीडिएट हो लेवल के हों,
फायरबेस ऐसी सर्विस है जो कि विदाउट स्टेट मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो आप बिगनर लेवल के ऊपर होते हुए भी आप आसानी से उसको सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर नहीं जा रहे। ठीक है, ठीक है मैम। अब एक और क्वेश्चन था मेरा कि फ्लटर अगर हम स्टार्ट में विजेट सीखते हैं तो इसके बाद क्या सीखना चाहिए, और फिर अगर फायरबेस है तो फिर इसके बाद क्या सीखना चाहिए, ऐसा कुछ रोड मैप के बारे में बता दें। ठीक है सही। तो यूजुअली जो प्रेफर्ड रोड मैप होता है जिसको फॉलो करने में काफ़ी आसानी होती है बिगनर्स के लिए, वो ये होता है कि आप सबसे पहले विजेट्स के साथ ना बहुत अच्छी सी दोस्ती कर लें। ठीक है, रीजन बीइंग क्योंकि आगे जाके हर जगह आपको विजेट्स के साथ एक तो दैट्स लाइक द कोर बेस ऑफ फ्लटर। ठीक है, कि कौन से लेआउट के लिए आपको किस टाइप का विजेट यूज करना है, एंड आपको कस्टम आपके जितने भी यूआई बन रहे होंगे उसके लिए आपको कौन से आप किस तरह से अपने बेसिकली विजेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट कस्टम लेआउट दैट यू वांट। ठीक है, तो विजेट्स के बाद फिर जो चीज़ आती है वो है ऑब्वियसली नेविगेशन एंड राउटिंग, कि आप टू एंड फ्रो स्क्रीन टू स्क्रीन किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन में नेविगेट करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके पास होती है स्टेट मैनेजमेंट। अब बिगनर्स जो होते हैं वो यूजुअली सेट स्टेट के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कि लेट्स सपोज अगर मैंने एक लेट्स सपोज मैंने एक चेकबॉक्स के ऊपर टैप किया। ठीक है, तो मुझे देखना चाहिए कि यूआई के अंदर देखना चाहिए कि अच्छा ये वाला आइटम सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, या जिस तरह से चले रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं, फूड पैंडा की एप्लीकेशन या स्पॉटिफाई की एप्लीकेशन, जब आप सॉन्ग्स के फेवरेट के ऊपर टैप कर रहे होते हैं और वो आपकी फेवरेट्स की लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर रहे होते हैं, तो आप जब टैप करते हैं तो वो उसको यूआई के अंदर भी वो कलर्ड दिखा देते हैं, और जब आप उसको वापस टैप करते हैं तो वो उसको डिसकलर कर देते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट, कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो भी डेटा आ रहा है या आप जो भी इंटरेक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपनी एप्लीकेशन की स्टेट को किस तरह से थ्रू आउट द ऐप परसिस्ट कर सकते हैं सच दैट आपको हर डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर जाकर उस चीज़ को स्पेसिफिकली क्वेरी ना करना पड़े, और लाइट वेट रहते हुए आप अपना जो है जो भी आपके पास, लेट्स सपोज अगर मैं फेवरेट्स की स्क्रीन के ऊपर हूँ। ठीक है, और मैं जब फेवरेट्स की स्क्रीन के फेवरेट्स की स्क्रीन के ऊपर हूँ, और लेट्स सपोज मैं वहाँ से एक सॉन्ग को अनफेवरेट कर देती हूँ और फिर मैं वापस अपनी होम स्क्रीन यानी जहाँ पर मेरे पास सॉन्ग सजेस्ट हुए हैं स्पॉटिफाई में, तो अगर वो वाला सॉन्ग वहाँ पर आ रहा होगा तो वो देर एंड देन वहाँ भी डिस या अनफेवरेट हो चुका। ये हम किस तरह से शो करा रहे हैं, एक तरीका ये है कि आप वहाँ पर इंडिविजुअली क्वेरी करो कि भाई अब क्या क्या ये फेवरेट हो चुका है, अनफेवरेट हो चुका है, विच इज़ नॉट द राइट अप्रोच। द बेटर वे टू हैंडल दिस इज स्टेट मैनेजमेंट, कि एक काम जो ऑलरेडी हो चुका है तो इसको आप परसिस्ट करके बाकी जगहों के ऊपर कैसे आप शो कराओगे। ठीक है, तो स्टेट मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न। आप ये कह रहे हैं कि विजेट्स के बाद अब हमें प्रोवाइडर या ऐसे कुछ सीखना चाहिए और फायरबेस साथ में यस, प्रोवाइडर हो गया, ब्लॉक हो गया, रिवरपॉड हो गया, गेट इट हो गया, कुछ भी हो गया, इट्स अप टू यू, बट वन मेथड दैट यू नीड टू लर्न। थैंक यू। Any other questions? No? All good? Okay. Alina, I think that's it. Over to you. Thank you, Sakina. Okay, guys, we are ending the session, and you guys can find the recording on the YouTube channel. Thank you. Okay. Allah Hafiz. Thank you.